नमस्कार। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की कथा नटी एक नई कहानी के साथ। और जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया कि आज की कहानी है शिवानी की कहानी पिटी हुई गोट, यानी जुए का जो दांव है वो पिटी हुई गोट। कहानी का शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इस पर सोचती रही लगातार। तो ये कहानी का शीर्षक पिटी हुई गोट क्यों है? अगर आप लोग सारी कहानी सुन करके ये बात बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी एक वो मिलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। तो पिटी हुई गोट कहानी का शीर्षक है। एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी और वो ये है कि इस कहानी को पढ़ करके जहाँ ये कहानी ख़त्म होती है उसके बाद आपकी कथा नटी ने एक कहानीकार की तरह, माला जी नमस्ते, एक कहानीकार की तरह सोचना शुरू किया और सोचा कि इसके आगे होती तो कहानी या जिंदगानी कैसे बनती। हमारी कहानियाँ हमारी जिंदगानियों से ही प्रेरित होती हैं। तरह तरह के लोगों के बहुत सारे कैरेक्टर्स जोड़ करके कोई एक कैरेक्टर बनता है, बहुत सारे सिचुएशंस जोड़ करके कोई एक सिचुएशंस बनाते हैं कहानीकार। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जीवन से ही उठाए गए प्रसंग होते हैं, जीवन से ही उठाए गए चरित्र होते हैं। तो पिटी हुई गोट इस कहानी का शीर्षक क्यों है, अगर कोई पूरी कहानी सुनने के बाद बताएगा तो सचमुच में बहुत अच्छा लगेगा। पूजा जी आपको भी बहुत नमस्कार। और अब मैं सुनाती हूँ कहानी। और अगर अनुमति मिले हमारे जो श्रोतागण हैं, मृणाल जी को नमस्ते करते हुए कि मृणाल जी अगर मुझे अनुमति दें तो मैं इस कहानी का सीक्वल लिखना चाहूँगी कि आगे क्या हुआ, और वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। कहेंगे आप लोग तो बिना लिखे ही सुना दूंगी। आजकल कथा नटी कुछ इसी तरह की है कि कुछ भी देख लेती है तो दिमाग में कहानियां ही घूमती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दिवाली का दिन। चीना पीक की जानलेवा चढ़ाई को पार कर जुआरियों का दल दुर्गम बीहड़ पर्वत के वक्ष पर दरी बिछाकर बिखर गया था। एक ओर एक बड़े से हंडे में बेनी नाग की हरी चाय के भभके उठ रहे थे। दूसरी ओर पेड़ के तने से 7 बकरे लटकाकर आग की धूनी में भूने जा रहे थे। जलते पशम से निकलती भयानक दुर्गंध सिगरेट और सिगार के धुएं से मिलकर के अजीब खुमारी उठा रही थी। नैनीताल से 4 मील दूर एक बीहड़ पहाड़ी पर जमा यह अड्डा आवारा रसिक जनों का नहीं था। 7-8 हजार से कम हस्ती का आदमी वहां प्रवेश नहीं पा सकता था। बड़ी पुरानी कहानी है, इसलिए 7-8 हजार की बात हो रही है। अब तो लाखों करोड़ों की बात हो गई। टेढ़ी टोपी को बाकी अदा से लगाए तरुण नेता महिम भट्ट, भालदार कुंदन सिंह, कुंवर लाल बहादुर, सुंदर जोशी आदि एक से एक गणमान्य व्यक्ति महालक्ष्मी का पूजन प्रसादी ग्रहण कर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते। छाती से ताश की गड्डी चिपकाकर टेढ़ी आंख से दूसरे खिलाड़ी के पत्तों की ग्रह स्थिति भांपना, झूठी गीदर भभकियां देकर चाले चलना उन सिद्धहस्त पारंगत खिलाड़ियों के बाएं हाथ का खेल था। उस दायरे में प्रायः 8-10 ही खिलाड़ी रहते, क्योंकि चीना पीक के उस बादशाही खेल की चाले चलना हर किसी के लिए संभव नहीं था। मिनटों में ही वहां 1000 की चाल तिगुनी कर पत्ते खुलवाए जाते। कभी कत्थे और चीड़ के ठेके दांव पर लगाए जाते और कभी आवारा पाटा और अपर चीना स्थित भव्य साहबी बंगले। देख लीजिए क्या क्या दांव पर लग रहा है। नैनीताल के कई लखपति चीना पीक की उस वीरता से वीरान बनकर लौटे थे। फिर भी प्रत्येक महालया को उसी धूम और उसी गरज तरस से फिट अड्डा जम जाता।
कल रात सुना चीनियों ने हमारी 3 चौकियां और जीत ली। लाल शाह ने हाथ से सुरती मलकर अपने मोटे लटके होठों के बीच भरकर कहा, अबे हटा भी, कहाँ की मनहूस खबर ले आया, सारे पत्ते बिगाड़ दिया। लाल शाह को कोहनी से मारकर विक्रम पालथी समेत ओट में अपने पत्ते देखकर बोला, ले देखे चीनी, एक हाथ हमारे साथ, 10-10 को इसी तरह पटक दूंगा। पत्ते पटाख से जमीन पर फेंक कर उसने कहा, पिछली बार वह अपनी शाहनी की शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार की नेपाली मूंगमाला यहीं हार गया था। इसी से साधारण पत्तों पर वह झूठी चाल नहीं चल रहा था। लो भाई, एक चाल मेरी। चुटकियां बजाते महिम भट्ट का 100 का नोट और गिद्ध दृष्टि से एक पल में ना जाने किस जादुई शक्ति से सबके अदृश्य पत्ते भांप गया। पत्तों की गरिमा उसके लाल आलू बुखारे से गालों पर भी उभर आई। मन के उत्साह को वह किसी भी प्रकार दबा नहीं पा रहा था। कभी चुटकियां बजाता, कभी टोपी को तिरछी करता, कभी गुनगुनाता, कभी जोर जोर से अंग्रेजी गानों की बेसुरी आवृत्ति किए जाता था। खेल रंग पकड़ रहा था। फरफराते नोटों को एक बड़े से पत्थर से दाब दिया गया था। महिम भट्ट की चाल ऐसी वैसी नहीं होती, यह सब जानते थे। वह शून्य में लटकने वाला त्रिशंकु नहीं था। एक एक कर सबने पत्ते डाल दिए। केवल एक ही व्यक्ति डटा रहा और वह था एक नौसिखिया खिलाड़ी। वही डट सकता था। गुरुदास। कुछ खेल की जिद, कुछ चातुर्य से उकसाता खिलाड़ी महिम भट्ट उसे ले बैठे। पत्ते खुले तो वह 8000 हार गया था। दोनों हाथ झाड़कर उठने लगा तो लाल शाह ने खींचकर बिठा लिया। वाह वाह, ऐसे नहीं उठ सकते मामू, खेल ठीक 12 बजे तक चलेगा। अब है ही क्या जो खेलूं? गुरुदास ने फटे गबरून के कोट की दोनों जेबें उलट दी। अमा है क्यों नहीं? वह साली मेवे की दुकान का क्या अचार डालोगे? लग जाए दांव पर। महिम भट्ट ने चुटकियां बजाकर कहा और पत्ते बट गए। 12 बजने में 5 मिनट थे, पर गुरुदास की घड़ी के सब घंटे बज चुके थे। वह कौड़ी कौड़ी कर जोड़ी गई 8000 की पूंजी ही नहीं, बाप दादा की धरोहर अपनी प्यारी दुकान भी दांव पर लगाकर हार चुका था। ठीक घड़ी के कांटे के साथ ही खेल समाप्त हुआ। एक एक कर सब खिलाड़ी हाथों की धूल झाड़कर चले गए। कड़कड़ाती ठंड में एक पेड़ के ठूठे तने पर अपनी कुबड़ी पीठ टिकाए निष्प्राण सा गुरुदास शून्य गगन की ओर एकटक देख रहा था। अब वह क्या लेकर जाएगा? उसकी प्यारी सी दुकान, जिसकी गद्दी पर वह छोटी सी सग्गड़ में 3-4 गोबर और कोयले के लड्डू धमकाकर चेस्टनट, अखरोट और चेरी स्ट्रॉबेरी को मोतियों के मोल बेचा करता था, अब उसकी कहाँ थी वो? महीने के रसद लाने के लिए 5 का नोट भी तो नहीं था। टप टप उसकी झुर्री पड़े गालों पर आंसू टपकने लगे। फटी बाह से उसने आंखें पूछी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से कहा, वाह दादी, क्या इसी हौसले से खेलने आए थे? कैसे मर्द हो जी, उठो, घर पर एक बाजी और रहेगी। गुरुदास ने मुड़कर देखा। उसका सर्वस्व हरण करने वाला महिम भट्ट उसे खींच कर उठा रहा था। उस मरे सांप को मार रहे हो भट्ट जी? अब है ही क्या जो खेलूंगा?
बूढ़ा गुरुदास सचमुच ही सिसकने लगा। वाह जी वाह, है क्यों नहीं, असली हीरा तो अभी गांठ ही में बंधा है। लो सिगार पियो, कहकर महिम ने अपनी बर्मी चुरुट जलाकर स्वयं गुरुदास के होठों पर लगा दिया। बढ़िया तंबाकू के विलासी धुएं के खंखार में गुरुदास की चेतना सजग उठी। कैसा हीरा भट्ट जी? महिम ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाकर कुछ कहा और गुरुदास चोट खाए सबकी तरफ फुफकार उठा। अरे शर्म नहीं आती ने बामन, क्या तेरे खानदान में तेरी मां बहनों को ही दांव पर लगा दिया जाता है? पर महिम भट्ट एक कुशल राजनीतिज्ञ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन ने उसकी बुद्धि को देशी उस्त्रे की तरह धारदार और पैनीदार बना दिया था। मान अपमान के मधुर तिक्त भूटों को नीलकंठ की ही भांति कंठ में ग्रहण करते करते वह एकदम भोलानाथ बन गया था। कड़ाके की ठंड में आहत गुरुदास के निर्वीर्य मानवता को वह कठपुतली की भांति नचाने लगा। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या अपनी महिमा खो दी थी? हो सकता है दाजियो, तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी के ग्रह तुम्हें एक बार फिर बादशाह बना दे। अपनी मीठी बातों के गोरख धंधे में गुरुदास को बांधता महिम भट्ट जब अपने द्वार पहुंचा तो बूढ़ा उसकी मुट्ठी में था। देखो, इसी सांकल को जरा सा झटका देना और मैं खोल दूंगा। निश्चिंत रहना दाजियो, किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। बिना कुछ उत्तर दिए गुरुदास घर की ओर बढ़ गया। दिन भर वह अपनी छोटी सी दुकान में चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी और अखरोट बेचता था। उसकी दुकानदारी सीजन तक ही सीमित थी। भारी भारी बटुए लटकाए टूरिस्ट ही आकर उसके मेवे खरीदते। पहाड़ियों के लिए तो स्ट्रॉबेरी और अखरोट, चेस्टनट घर की मुर्गी दाल बराबर थी। डंडी मारकर बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि से वह 10,000 जोड़ पाया था। 2,000 शादी में उठ गए थे। 63 वर्ष की उम्र में उसने एक बार भी जुआ नहीं खेला था, किंतु आज लाल के बहकावे में आ गया था। लाल उसका भांजा था। हद है मामू, एक दांव लगाकर तो देखो, क्या पता एक ही चोट में 20,000 बना लो। न हो तो एक हाथ खेल करके उठ जाना तुम। तो आज भीतर से कुंडी चढ़ाकर खा पी करके सोए रहना। मुझे भीमताल जाना है, उसने पत्नी से कहा और गबरून के फटे कोट पर पंखी लपेटकर निकलने को ही था कि कुंदन लगी नथ के लटकन की लटक ने उसे रोक लिया। सुबह नासिका भारी नथ के भार से और भी सुघड़ लग रही थी। 18 वर्ष की सुंदरी बहू को बिना कुछ कहे भला कैसे छोड़ाते? अरे सुन तो, कहकर उन्होंने पत्नी को खींचकर छाती से लगाकर कहा, अच्छा तू जो कहती थी ना कि पिथौरागढ़ की मालदारी किसी सतलड़ तुझे गढ़वा दूं, भगवान ने चाहा तो कल ही सोना होगा और उसे लेकर के सुनार को दे दूंगा। बिना कुछ कहे चंदो पति से अपने को छुड़ाकर प्रसाद बनाने लगी। 3 वर्ष से वह प्रत्येक दिवाली पर पति का यही व्यर्थ आश्वासन सुनती आई थी। उधर बूढ़ा लहसुन भी खाने लगा था। ऐसी दुर्गंध आई कि माथा चकरा गया। रिश्ते में बहू लगने पर भी वह चंदो की हमउम्र थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। मामी जी, आज खूब मन लगाकर लक्ष्मी जी की को पूजना। मामा जी 10,000 लेकर जुआ खेलने गए हैं। अपने सुंदर चेहरे से नथ का कुंदन खिसकाकर चंदो बोली। जलते घी की सुगंधी से कमरा भर गया। हट आई है बड़ी। उन बेचारों के पास 10,000 होते तो कार्तिक में मेरी यह दशा होती। फटे सलूके से अपनी बताशी से सफेद कोहनी निकालकर
उसने दिखलाई। ना तुम्हारी कसम मामी, यही भी तो गए हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। चंदो कड़ाही में पूड़ी डालना भूल गई। कल ही उसने एक गरम सलूके के लिए कहा तो गुरुदास की आंखों में आंसू आ गए थे। चंदो तेरी कसम, जो इस सीजन में एक भी पैसा नफा मिला हो, न जाने कहाँ के भिखमंगे आकर नैनीताल में जुटने लगे हैं। अखरोट चेस्टनट क्या खाएंगे, 2 आने की मूंगफलियां ही लेकर टूंग लेते हैं। मेरा कोट देख, कहकर उसने कोट की फटी खिड़की से कुर्ते की बाहें ही निकाल कर दिखा दी। तो क्या कहती है, मैं कैसे ला सकता हूं तेरे लिए? चंदो बोली, अरे क्या कहती है बहू, 10,000 उनके पास कहाँ से आएंगे? कल ही उन्होंने बताया कि उनके पास नहीं है। लो और सुनो। लाल बहू झुंझलाकर उठ गई। तभी तो ये कहते हैं कि मामा जी ने पुण्य किए थे जो मामी जैसी सती लक्ष्मी मिली। मिलती कोई ऐसी वैसी तो जानते कै बीसी सैकड़ा होते हैं। चलो भाई, मुझे क्या, तुमसे माया प्रेम है, इसी से ना चाहने पर भी मुंह से ऐसी वैसी बात निकल जाती है। चलो मैं भी पूजा कर लूं। वह चली गई तो चंदा सोच में डूबी बैठी रह गई। सचमुच वह लक्ष्मी थी, सतयुग की सती, जिसका सुनहरा चित्र कलयुगी चौखटे में एकदम ही बेतुका लगता था। 3 वर्ष पहले उसके दरिद्र माता पिता पिथौरागढ़ के अग्निकांड में भस्म हो गए थे। कभी उसने चावल चखे भी नहीं थे। मानीरा के मार्ग से गुजर करने वाला उसका दरिद्र परिवार नष्ट हुआ तो बिरादरी वाले उस अनाथ सरल बालिका को नैनीताल के एक दूर के रिश्ते के ताऊ के मत्थे पटक गए। प्रायः ही वह गुरुदास के दुकान पर सब्जी लेने जाती। कद्दू, मूली, पहाड़ी बंडे के बीच खड़ी उस रूप की रानी पर साहजी बुरी तरह रीझ गए और एक अंधे के हाथ बटेर लग गई। 60 वर्ष के शाह ने सेहरा बांधा तो नैनीताल के उत्साही तरुण छात्रों ने काले झंडे लेकर जुलूस भी निकाला, पर जुलूस से पहले ही पिछवाड़े से साहजी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुके थे। वह शाह की तीसरी पत्नी थी। इसी से उसका जी करता था कि उसे भी चूल्हे के नीचे अपनी 10,000 की संपत्ति के साथ गाड़ कर रख दें। पर धीरे धीरे उस सौम्य संत बालिका के साधु आचरण ने उसके शक्की स्वभाव को जीत लिया। न वह पास पड़ोस में उठती बैठती, न कहीं जाती। गुरुदास दुकान पर जाता तो वह अपने प्रकाश विहीन कमरे में पति के पूरी बाह के जीर्ण स्वेटर को उधार कर आधी बाह का बनाती, तो कभी कभी आधी बाह के पुराने बनियान से मोजे बनाती। गुरुदास नया ऊन तो दूर सलाइयां भी लेकर नहीं देता था। एक बार उसने सलाइयों की फरमाइश की तो चट से गुरुदास ने अपने पुराने छाते से ही मोड़ मारकर विभिन्न आकार की 4 जोड़ा सलाइयां बना दी थी। किंतु पड़ोसिनों और आत्मीय स्वजनों के उभारे जाने पर भी चंदो ने कृपण पति के प्रति बगावत का झंडा कभी खड़ा नहीं किया। उसे सचमुच ही पति के प्रति अनोखा लगाव था। उस लगाव में प्रेम कम, कृतज्ञता ही अधिक थी। किंतु बचपन से वह बूढ़ी दादी और पति परायणा माता से पति भक्ति का ही उपदेश सुनती आई थी। अब पति से द्रोह करने वाली औरतों की ऐसी दशा होती है। दादी ने अपड़ बोली बालिका को कल्याण में चील कौवों से नोची जाने वाली छटपटाती स्त्री का चित्र दिखाकर कहा था कि पति से अगर द्रोह करोगी तो ऐसी दशा हो जाएगी तुम्हारी, समझ लो। फिर गुरुदास उसे बड़े ही प्यार से पुचकार के बुलाता। बड़े से दोने में भरकर जलेबी लाने में वह कभी कंजूसी नहीं दिखाता था। और जिसे जीवन के 15 वर्षों में मिठाई तो दूर भरपेट अन्न भी न जुटा हो, उसके लिए नित्य जलेबी का दोना पकड़ाने वाला पति परमेश्वर नहीं तो क्या होता। गुरुदास चंदो के अंधकार में जीवन का प्रथम प्रकाश था।
वह अपनी खिड़की से नित्य नवीन साड़ियों में मटकती सीजन की सुंदरियों को देखती तो कभी उसे डाह नहीं होती। गुरुदास दुकान से लौटता, सकरी सीढ़ियों पर पति की फटीचर जूतियों की फत फत सुनकर वह आश्वस्त होकर उठती। गरम राख से अंगारे निकाल करके आग सुलगाती, चाय बना करके पति को देती। उंगलियां चाट चाट कर चटखारे लेती, जलेबी का दोना साफ करती और फिर नित्य मंदिर जाती। मंदिर के रास्ते में उसे प्राय ही डिग्री कॉलेज के मनचले लड़के वैजयंती माला कहकर छेड़ देते, पर उनके फिल्मी गाने, सीटियां और हाय हुई उसे छू भी नहीं सकते थे। वह सिर झुकाए मंदिर जाती, नित्य देवी से आंखें मूंदकर एक ही वरदान मांगती, मेरा सौभाग्य अचल हो मां। शायद उसकी सरल निष्कपट प्रार्थना ने बूढ़े गुरुदास के समग्र रोगों से एक साथ ही मोर्चा ले लिया था। उसी बुढ़ापे में वह लहलहाने लगा था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने गुरुदास की कृपण स्वभाव की आलोचना को नित्य नवीन रूप देकर चंदो को भड़काने की कई चेष्टाएं की, पर वे विफल ही रही। रवि, सोम और बुध को चंदो मौन व्रत धारण करती थी। मंगल, शनि को पहाड़ की स्त्रियां मिलने मिलाने कहीं नहीं जाती। बृहस्पति को वे दल बांधकर आती, पर गुरुदास का प्रसंग छिड़ते ही चंदो कोई न कोई बहाना बनाकर उठ जाती। आज लाल बहू ने उसका चित्त खिन्न कर दिया था। जिस पति को देवता समझकर पूछती थी, क्या वही उसे धोखा दे गया? उसका नियम था कि वह पति के आने तक सदा बैठी रहती। आज भी वह बैठी थी। पति की परिचित ध्वनि सुनकर वह उसे असंख्य उपालंबों से बींधने को व्याकुल हो उठी, पर सौम्यता और शील ने उसके चित्त पर काबू कर लिया। हंसकर वह पति का स्वागत करने बढ़ी, पर पति के सूखे चेहरे ने उसे पीछे ढकेल दिया। हार तो नहीं गए? चंदो, गुरुदास का गला भर्रा गया। 10-11 दिए अभी भी टिमटिमा रहे थे। उन्हीं के अस्पष्ट आलोक में पति के कुम्हलाए चेहरे को देखकर चंदो का हृदय असीम करुणा से भर गया। ममता तो अपने पाले कुत्ते पर भी हो जाती है, फिर वह तो उसे ही पालने वाला स्वामी था। तो जल्दी पंखी डाल करके मेरे साथ चल। कहाँ चलने को कह रहे हैं इतनी रात? बिना कुछ कहे ही चंदो ने अपनी गूंगी दृष्टि पति की ओर उठाई। तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा चंदो, 8,000 रुपए और दुकान सब कुछ हार गया हूं। महिम कहता है कि घर की लक्ष्मी को बगल में बिठाकर दांव फेंकूं तो शायद जीत जाऊं। चलेगी ना? चलेगी मेरे साथ ना? वह गिड़गिड़ाने लगा। सरल निष्कपट चित्त के दर्पण में संसार की कलुषित फरेबी चालें कितनी स्पष्ट होकर के निखर आती हैं, चंदो पलक मारते ही सब समझ गई। आधी रात को उसका पति उसे महिम भट्ट के यहाँ दांव पर लगाने के लिए ले जा रहा था। 2 ही दिन पहले वह मंदिर के द्वार पर महिम भट्ट से टकरा गई थी। कैसा सुदर्शन व्यक्ति, किंतु कैसी कुख्याति थी उसकी आस पड़ोस में। नित्य ही वह उसके दुर्दांत कामी स्वभाव की बातें सुनती। वह युवती विधवाओं के लिए व्याघ्र था। कितनी ही अल्हड़ किशोरियां उसके वैभव और व्यक्तित्व से रीझकर लट्टू सी घूमने लगी थी। फिर भी न जाने अन्यायी में कैसा जादू था कि एक बार देखने पर सहज में ही दृष्टि नहीं लौटी थी। चल चल चंदो, देर मत कर। उसे अपनी फटी पंखी में लपेटकर द्वार पर ताला लगा गुरुदास उसे निर्जन पथ की ओर खींच ले गया। महिम भट्ट के पिछवाड़े से होकर दोनों उसके गुप्त द्वार पर खड़े हो गए। लोहे की विराट सांकल पर लगी छोटी सी घंटी को दबाते ही द्वार खुल गया। आइए बाजी, आइए आइए, मेरे अहो भाग्य, मेरी कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। महिम के काले ओवरकोट से उठती सुगंधी की लपटों ने चंदो को बांध लिया। एक सकरी गैलरी को पार कर तीनों महिम की कुटिया के दीवान खाने में पहुंचे तो उसका वैभव देख करके चंदो
दंग रह गई। छत से एक अजीब झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी नीलम रोशनी में फटी पंखी में लिपटी कृष्णकाया चंदो बुत सी खड़ी रह गई। बैठो बैठो भौजी, लो गरम कॉफी पियो। पास ही धरे कीमती थर्मस से कॉफी निकालकर महिम ने कहा। चंदो सकुचाकर पति की ओट में छिप गई। ओहो दाजियो, ऐसे हीरो को तो इस गुदड़ी में ना छिपाया होता। ठीक ही कहते हैं लेकिन कि गुदड़ियों में ही लाल छिपे होते हैं। लो भौजी, यह शॉल ओढ़ो। यह पंखी तो तुम्हारा मान कर रही है। अपना कीमती पश्मीना उसकी ओर बढ़ाकर महिम ने कहा। लज्जा नत चंदो ने प्याला थामा तो दोनों हाथों से पकड़कर ओढ़ी गई पंखी नीचे गिर पड़ी। नीचे क्या गिरी कि मेघ कृष्ण मेघ को चीरकर धौत चंद्रिका ही जैसे बिखर गई। सब भूल भाल कर महिम उसे देखता रह गया। कैसा रूप, कैसा रंग, क्या नक्श और बिना किसी बनावटी उतार चढ़ाव के क्या देह, चंदन सी देह का क्या पूर्व गठन। लज्जा, शील और भय से सारे शरीर का रक्त चंदों के चेहरे पर चढ़कर सिंदूर बिखेर उठा। नारी सौंदर्य का अनोखा जौहरी महिम उसके अंग प्रत्यंग की सच्चाई को अपने अनुभव की कसौटी पर कस रहा था और खरे सुंदर की कुंदन की हर लीक पर वह मत पर मत हुआ जाता था। अच्छा, अब देर कैसे भट्ट जी, हो जाए आखिरी था। गुरुदास ने प्याले की चीनी को उंगली से चाट कर कहा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। महिम ने चांदी के पानदान से कस्तूरी बीड़ा उठाकर दोनों की ओर बढ़ाकर कहा। दांव तो लगा रहे हो दाजियो, पर क्या भाभी से पूछ लिया? विजयी मुहफट उद्दाम यौवन की चोट से गुरुदास की जर्जर काया कांप उठी। बुरा मान गए दाजियो, हिसाब किताब साफ रखना ही ठीक होता है। देखो भाभी, आज दाजियो सब कुछ मुझसे हार गए, तुम्हें ही दांव पर लगाने का सौदा तय हुआ है। बताया ना इन्होंने, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हार ही जाने। हो सकता है तुम्हारी शकुनिया देह की बाजी इन्हें खोए 8,000 रुपए दिलाकर और मेवे की दुकान पर फिर से बैठा दे। पर अगर हार गए तो तुम आज की रात मेरी हो रहोगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक रात्रि पर मेरा अधिकार होगा। हाँ, मैं इसका विशेष प्रबंध रखूंगा कि तुम्हारे पति की हार और मेरी जीत का भेद प्राण रहते हम तीनों को छोड़कर कोई जान नहीं पाएगा। तुम्हारी अटूट पति भक्ति का बड़ा दबदबा है, पर इसी से तो मुझे मदद मिलेगी। अगर तुम्हारे पति हार गए तो। बीच में ही महिम को रोककर गुरुदास क्रोध से कांपता खड़ा हो गया। गुस्सा आने पर बलगम का गोला घर्र घर्र कर पुराने जीप के इंजन की भांति उसके गले में घड़घड़ाने लगता था। अवरुद्ध कंठ से दोनों मिठियां खींचकर बोला, मैं कभी हार ही नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो दादियो, जल्दी क्या है, बैठो तो सही। मुस्कुराकर महिम ने उसे हाथ पकड़कर बिठा दिया और ओवरकोट उतारकर पत्ते हाथ में ले लिए। गरम धारीदार नाइट ड्रेस में सुदर्शन तेजस्वी नरसिंह महिम भट्ट पान और दोखते से अपने विलासी अथरों की मुस्कान फेंकता गांव तकिए के सहारे पर लेटा पत्ते बांटने लगा। दूसरी ओर गबरून के कोट की फटी कुहनियों से
लहसुन की गांठ सी हड्डियां निकाले, दो रंगी मफलर से अपनी लाल पीली नाक को बार बार पोंछता गुरुदास जोर से देवी कवच का पाठ कर रहा था। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि। उन दोनों विवेक भ्रष्ट जुआरियों के बीच कांपती थरथराती चंदो, कुमाऊं की सरला पतिव्रता किशोरी, जिसके लिए पति की आज्ञा कानून की अमिट रेखा थी, जो पति के आदेशपूर्ण वाणी को ब्रह्मवाक्य समझकर ग्रहण करने को सदा तत्पर थी। पत्ते बटे, चाले चली गई। गुरुदास के बूढ़े चेहरे पर सहसा जवानी लहराने लगी। खुशी से झूम कर बूढ़ा नाच नाच कर महिम के सामने ही चंदो को पागलों की तरह चूमने लगा। वह बेचारी लज्जा से मुंह ढांप करके पीछे हट गई। ठीक है दाजियो, दिल के अरमान निकाल लो, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। अपने पत्तों को चूमकर महिम ने माथे से लगाकर कहा, अब ये हट जा, बड़ा आया मौका देने वाले। ऐसे पत्ते ब्राह्मणों के पास नहीं आया करते, वैश्य पर ही लक्ष्मी जी के पालू होती है। गुरुदास ने फिर नाक पोंछकर कहा, क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें आगाह किए दे रहा हूं। दाजियो, जरा संभल के आना, यहां भी कच्ची गोलियां हमने नहीं खेली। महिम ने चाल तिगुनी की, पत्तों को बार बार चटखारे लेकर चुमता वह चंदो की ओर देख करके धृष्टता से मुस्कुरा रहा था, जैसे पत्तों को नहीं उसे ही चुम रहा। गुरुदास ने देख लिया और गुस्से से भरकर वह पत्ते पकड़ कर उठ गया। उसका शक्की स्वभाव अब खेल की लग्न में कुंडली मारे सर्प की तरह छिपा था। देखो, हम ताश खेलने आए हैं, इशारेबाजी देखने नहीं, ताश खेलो ताश। वाह यार दाजियो, कैसे खिलाड़ी हो, ट्रे लाने पर ही पत्ते चूमे जाते हैं। महिम के स्वर में अहंकार था। किसे सुना रहे हो गुरु? यहां भी तो ट्रेल है, किसे सुना रहे हो? बूढ़ा बुरी तरह हाफने लगा। कोई बात नहीं, इसमें घबराहट कैसी, लाखों ट्रेले देखी हमने शाह जी। द्यूत क्रीड़ा में छिपे दानव ने दोनों को सहसा विवेक की चट्टान से बहुत नीचे पटक दिया। चंदो बेचारी के लिए सब कुछ नया था। वह दोनों हाथ गोदी में धर आंखें फाड़कर दोनों को देख रही थी। उसकी विस्फारित बोली दृष्टि देखकर महिम से नहीं रहा गया। तो लो दाजियो, खोलो पत्ते। उसने 100 का नोट फेंका और पत्ते भी खोल दिए। 3 इक्को के ट्रेल ने बूढ़े की छाती में 3 नंगी संगीनें घुसेड़ दी। उसके हाथ से गिरी पान, हुक्म और ईंट की बेग में जमीन पर सिर धुन उठी। वाह, 3 बेगमें भी तुम्हारी चौथी बेगम को बचा नहीं सकी शाह जी। महिम ने हंसकर कहा। गुरुदास कुछ देर पत्थर की तरह बैठा रहा, फिर अपने गंदे रुमाल से नाक और आंख की जलधारा पोंछता एक बार चंदो की तरफ देखकर बुरी तरह सिसकता, किसी पिटे बालक की भांति गिरता पड़ता वहां से बाहर चला गया। महिम ने कुंडी चढ़ा दी। बड़े प्यार से चंदो की नुकीली ठोड़ी हाथ में लेकर बोला, भाभी, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। जानती हो क्यों? आज संसार की सबसे बड़ी संपत्ति जीत चुका। बड़ी देर बाद कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के अंतिम प्रहर में कांपती चंदो को उसके गृह के जीर्ण जीने तक पहुंचाकर महिम तीर की भांति लौट गया।
वह कमरे में घुसी तो कमरा खाली था। गुरुदास तड़के ही उठकर पाषाण देवी के मंदिर में नित्य माथा टेकने जाता था। वह चुपचाप फटी रजाई सिर तक खींचकर सो गई। कैसी नींद आई थी, बाप रे बाप। मामी, अरे मामी उठो, गजब हो गया। लाल बहू का कंठ स्वर सुनकर वो हड़बड़ा उठी। मामी, मामा जी ताल में कूद गए। मंदिर के पुजारी ने देखा, कांटा डाला है पर लाश नहीं मिली। नाश हुई इन जुआरियों का, बेचारे को लूट पाट के धर दिया। मामी उठो तो। स्तब्ध चंदो द्वार की चौखट पकड़े धम्म से बैठ गई। किसने उसका सिंदूर पोंछा, किसने चूड़ियां तोड़ी और कौन नोचकर मंगलसूत्र तोड़ गई, वह कुछ भी न जान पाई। वह तो पागलों सी बैठी थी। राम राम, बेचारा 8,000 नकद और दुकान सब कुछ ही तो दांव में हार गया। वही धक्का उसे ले गया। पंडित जी कह रहे थे, अरे 16 बरस से मेरा यजमान था, बड़ा नेक आदमी था। अब तक चुप बैठी चंदो दोनों घुटनों में माथा डालकर जोर से रो पड़ी। एकाएक जैसे उसे रात की सारी बिसरी बातें याद हो गई। दुकान और 8,000 का धक्का नहीं, उसके पति को जिस दूसरे ही दांव की हार का धक्का ले गया था, उसे क्या कभी कोई जान पाएगा? तो यह थी आज की कहानी। और जैसा मैंने कहा कि मेरे मन में इसके बाद की एक कहानी उसने जन्म लिया। आप सब लोगों की अनुमति होगी तो उस कहानी को लिखकर या बेलिखे में सुनाऊंगी। और आज की कहानी कैसे लगी, इसका शीर्षक आप लोगों को कैसे लगा, पिटी हुई गोट, और शीर्षक ये क्यों दिया लेखिका ने, शिवानी जी ने, इस पर अगर आप लोग लिख करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहानी कैसी लगी ये आप हमें बताएं, और मेरे चैनल कथा नटी सुमन केशरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए